Good morning, good afternoon, good evening. Yesterday we discussed some terminology of chapter 2, that is basic accounting terms. And now we will discuss some more terminology of that chapter. And let's begin with terminology expenses. Yesterday we discussed about expenditures. So there are three types of expenditure. One is capital expenditure, second is revenue expenditure, and third is deferred revenue expenditures. Now we are talking about the expenses. Expenses is nothing, it is also the part of expenditure. But in case of business, how we will identify that this is the expenses. So whatever we are doing, मतलब operating activity, we are talking about the operating activity of business, उस पे जो एक्सपेंसेस हो रहा है दैट इज कंसिडर्ड एज अ एक्सपेंसेस. मतलब रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो खर्च कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट एक्सपेंसेस. तो यदि हम बात करें, जैसे सपोज कल हमने डिस्कस किया था हमारी मोबाइल फ़ोन की शॉप है, हमारी मोबाइल फ़ोन की शॉप है और यदि हमने क्या करा रेंट पे किया तो दैट इज़ व्हाट एक्सपेंसेस. क्योंकि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमने क्या करा रेंट पे किया. रेवेन्यू मतलब सोर्स ऑफ इनकम. ठीक है, जैसे हम कुछ सोल्ड करेंगे तो दैट इज रेवेन्यू. ठीक है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्च किया दैट इज एक्सपेंसेस. सपोज आपने कोई एम्प्लॉय हायर किया है, उसको सैलरी पे की है तो दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस. सपोज आपने क्या करा, सैलरी पे की, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे किया, मोबाइल फोन का बिल पे किया. इफ इट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू जनरेट then that is known as what expenses. Now go through the detail of term expenses. Amount spent or incurred to earn revenue. Most important thing is what? To earn revenue. Revenue को earn करने के लिए जो खर्च किया जाए that is called what? Expenses. And we are talking about the operating revenue. Operating revenue मतलब main course of business या normal course of business. One more example we can take like स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्कूल का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, दैट इज व्हाट फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स. अब यदि फीस मिल रही है स्टूडेंट से तो दैट इज रेवेन्यू. अब उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए स्कूल को कौन से एक्सपेंसेस करना पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस. लाइक सैलरी ऑफ टीचर्स, लाइक सैलरी ऑफ अदर स्टाफ मेंबर्स, लाइक पेट्रोल एक्सपेंसेस, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, लाइक फर्नीचर जो डेप्रिशिएट हो रहा है जिसकी वैल्यू फॉल हो रही है बिकॉज ऑफ यूज, दैट इज व्हाट एक्सपेंसेस. तो अमाउंट स्पेंड और इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो खर्च किया जाए दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड और अर्निंग रेवेन्यू. इट इज द वैल्यू विच इज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. मतलब ये वो वैल्यू है जिसकी जो क्या होती है कि विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड एक्सपायर हो जाती है, मतलब उसका यूटिलाइजेशन विद इन द सेम ईयर कर लिया जाता है. Cash payments such as salaries, wages, rent, etc. Writing off a part of fixed assets that is depreciation. Depreciation क्या होता है बेटा, fall in the value of fixed assets. Just think about हम जो बिजनेस में फर्नीचर लगा रहे हैं उसकी वैल्यू में क्या होगा, फॉल होगा जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट यूजेस ऑफ इट. यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी. और वो वैल्यू जो कम होगी दैट इज नोन एज व्हाट, डेप्रिशिएशन. एन अमाउंट रिटन ऑफ आउट ऑफ करंट असेट्स से बैड डेब्ट्स. अब यदि क्या करा हमने, कल क्या करा था, गुड्स सोल्ड किया था ना मोटू को. मोटू क्या था, हमारा डेटर था. डेटर मतलब देनदार. ठीक है, अब मोटू से हमें कितना रुपए लेना थे, 10,000 रुपए लेना थी. अब इन दैट केस मोटू ने क्या करा, 8,000 रुपए तो दे दिए और 2,000 रुपए वो पे करने में एबल नहीं है, मतलब नॉट एबल टू पे 2,000 रुपीज. तो दैट 2,000 इज कंसिडर्ड एज अ व्हाट, बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स मतलब पैसे डूब गए. ठीक है, अब रिकवर नहीं हो सकते तो दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स. डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स से इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है तो दैट इज ऑल्सो एक्सपेंसेस. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने मोबाइल फोन खरीदा, मान लो एक मोबाइल फोन हमको पड़ रहा है 50,000 रुपए, उसको शॉप तक लाने का जो खर्च है वो मान लो 2,000 रुपए. तो एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा, 52,000. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 52,000 and expenses is transferred to the debit of trading and profit and loss account. Expenses को कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, डेबिट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Why it is debited that we will discuss in chapter 6, that is rules of debit and credit.
नाउ द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, प्रीपेड एक्सपेंसेस. अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? बाय नेम इट इज क्लियर, विच इज पेड इन एडवांस. जो क्या कर दिया? पेड इन एडवांस. एडवांस में पे कर दिया और सर्विसेज मिलना बाकी है. ठीक है, सर्विसेज मिलना बाकी, तो जो चीज मिलना बाकी है वो असेट्स होता है. तो दिस इज व्हाट, करंट असेट्स. ये क्या हो जाएगी आपकी बेटा? करंट असेट्स. सर्विसेज मिलना बाकी है लेकिन एक्सपेंसेस आपने क्या करा है? पे कर दिया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल expenses paid in the current accounting period but relating to the next financial year or years. जैसे सपोज आपने क्या करा, किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी 31 मार्च को, अप्रैल महीने की भी पे कर दी, तो दैट सैलरी ऑफ अप्रैल मंथ इज कॉल्ड व्हाट? प्रीपेड एक्सपेंसेस. फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 50,000 हैज बीन पेड फॉर 1 year बिगनिंग ऑन 1 अक्टूबर 2025. कब हुआ? आपने इंश्योरेंस कब करवाया? 1 अक्टूबर को. 1 साल के लिए करवाया. एक्सपायर कब होगा? नेक्स्ट 1 अक्टूबर 2026. और हमारे अकाउंट्स तो क्लोज कब हो जाते हैं? 31 मार्च को क्लोज हो जाते हैं. इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन? जो 6 महीने का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस प्रीमियम है दैट इज प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम. ठीक है, नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड. एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए बेटा, बट क्या नहीं करा है? पे नहीं किया है. तो दैट इज व्हाट, पे करना बाकी है. पे करना बाकी है तो ये क्या हो जाएगा आपका? करंट लाइबिलिटी. क्या हो जाएगी? करंट लाइबिलिटी. सी, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट पेड. इनकर्ड तो हो गए, मतलब ड्यू तो हो गए. इनकर्ड मतलब क्या बेटा? ड्यू. ड्यू तो हो गए बट पे नहीं किए, तो दैट इज व्हाट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड कम्स अंडर करंट लाइबिलिटी. It is an expenses that has been incurred during the accounting year but not paid. For example, rent of 10,000 for March 2026 is not yet paid. 2026 31 मार्च 2026 का जो रेंट है वो पे नहीं किया. तो दिस 10,000 is considered as what? Outstanding expenses. ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज कंसिडर्ड एज व्हाट? करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटी होती है. ठीक है, ऑलरेडी शोन इन द बैलेंस शीट. कहाँ पे शो की जाती है बेटा? बैलेंस शीट में शो की जाती है. ये एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रेवेन्यू. अब रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू की यदि हम बात करें तो इट इज व्हाट, लाइक सोर्स ऑफ अर्निंग, मतलब ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, कैश रिसीव्ड और रिसीवेबल. कैश मिल चुका है या मिलना बाकी है. ठीक है, अब रेवेन्यू क्या हो सकता है? आउट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू. नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब क्या? कैश मिल चुका है या मिलना बाकी है. ठीक है, आउट ऑफ व्हाट? या तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू या नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू. आउट ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी मोबाइल फोन की शॉप है ना बेटा, तो मोबाइल फोन को जो सेल करोगे, उस सेल से जो अमाउंट रिसीव हो चुका है या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑपरेटिंग रेवेन्यू. अब आपके पास क्या हुआ? कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा रखा हुआ है, कुछ कैश एडवांस, कुछ कैश रखा हुआ है एक्स्ट्रा, दैट यू इन्वेस्टेड. ठीक है, आपने उसको इन्वेस्ट करा और उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू. ठीक है, ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस, प्योर बिजनेस की एक्टिविटी है उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू, दैट इज ऑपरेटिंग रेवेन्यू. ठीक है, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन ऑपरेटिंग, तो अदर देन दैट, ऑपरेटिंग के अलावा जो है वो क्या है? नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू. टेक एन एग्जाम्पल, स्कूल की ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है? फीस. ठीक है, अब स्कूल ने क्या करा? एक पार्ट क्या करा? स्कूल का कुछ रेंट पे दे दिया. अब रेंट पे दे दिया तो जो रेंट रिसीव होगा वो रेवेन्यू तो है, लेकिन कौन सा रेवेन्यू है बेटा? नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू.
तो दिस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, ठीक है, विच इंक्लूड्स व्हाट, ऑपरेटिंग रेवेन्यू एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू. The revenue is nothing. It is what gross inflow of cash received or receivable or other consideration in the normal course of business. अब ये क्या होता है मैम, other consideration? अब देखो, आपने exchange offer सुना होगा, पुराना फोन दो नया ले जाओ. हमारी मोबाइल फोन की दुकान है. अब इन दैट सिचुएशन क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने क्या करा, पुराना फोन दिया और उसके बदले में नया ले लिया. अब हम पुराना फोन क्यों लेंगे, उसकी कुछ तो वैल्यू है ना हमारी नजरों में. तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, other consideration. We can say that is the barter system. ठीक है, तो somewhat barter system is also comes under which category, revenue. The revenue is a gross inflow of cash receivables or cash received or other consideration arising in the course of ordinary activities. Ordinary मतलब ये हो गया, ठीक है, of the enterprise from the sale of goods, from the rendering of services. स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो स्कूल का रेवेन्यू क्या है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है, फीस. एंड फ्रॉम द यूज ऑफ अदर्स ऑफ द एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट. आप क्या कर रहे हो, एंटरप्राइज के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो और उससे आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, रेवेन्यू. Thus, revenue is the amount received or receivable by the enterprises from its operating activities and from the use of entities' resources by others. मतलब इन शॉर्ट यदि आप ये दो वर्ड याद रखते हैं तो भी आप क्या कर सकते हो, इसको एलिब्रेट कर सकते हो. ठीक है, फाइन. नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, नेक्स्ट इज इनकम. अब समझते हैं इनकम क्या होता है. इनकम इज रिलेटेड टू व्हाट. अब पहले तो इनकम का फॉर्मूला देखते हैं. इनकम इज इक्वल्स टू व्हाट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. ठीक है, रेवेन्यू से क्या माइनस कर दो, एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा. ठीक है, और इनकम जो होता है वो क्या है बेटा, ब्रॉडर कंसेप्ट है. इनकम इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट विच इंक्लूड्स व्हाट, प्रॉफिट एज वेल एज गेन. अब मैम ये प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. मतलब प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. मतलब यहाँ पे प्योरली कौन से रेवेन्यू और कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग रेवेन्यू आएगा. ऑपरेटिंग मतलब आपने क्या करा, मोबाइल फोन सेल किया ना, तो मोबाइल फोन को सेल करने से क्या हुआ, जो कैश रिसीव्ड हुआ या रिसीव होने वाला है, दैट इज रेवेन्यू. फाइन. अब मोबाइल फोन को से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको माइनस कर दो. मोबाइल फोन को बेचने से रिलेटेड, खरीदने से लेके बेचने तक के जितने भी खर्चे हैं, ठीक है, वो यदि माइनस कर दो तो डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट, प्रॉफिट. तो प्रॉफिट अर्न फ्रॉम व्हाट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट अर्न हो दैट इज व्हाट, प्रॉफिट. ठीक है, अब गेन क्या होता है, अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कुछ अर्निंग हो रही है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड गेन. अब जैसे सपोज गेन क्या हो सकता है, लाइक डिविडेंड रिसीव्ड. ठीक है, ये आपने क्या करा, कोई असेट से जिसकी बुक वैल्यू क्या है, 12,000 रुपये, आपने 14,000 में सेल कर दी, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया. बट हम उसे प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे. ठीक है, देयरफॉर इनकम इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, ठीक है, विच इंक्लूड्स व्हाट, प्रॉफिट एज वेल एज गेन. Now look at the detail. Income is the profit earned during an accounting period. In other words, income is the excess of expenses, excess of revenue then expenses. ठीक है, इनकम इज द एक्सेस ऑफ, यहाँ से हम ये हटा दें, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एंड अदर इनकम. रेवेन्यू क्या है, मतलब इनकम क्या है, इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एंड अदर इनकम ओवर एक्सपेंसेस. ठीक है, इट इज अ ब्रॉडर टर्म देन द प्रॉफिट. ये क्या है, ब्रॉडर टर्म है, प्रॉफिट से कंपेयर करें तो, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ क्या होता है, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग activity, which includes what, profit other from the activities other than its operating activities. For example दे रखा है, गुड्स की कॉस्ट कितनी है बेटा, 15,000, आर सोल्ड फॉर ₹21,000. यदि मैं बात करूँ प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसका डिफरेंस 21,000 माइनस 15,000, तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 6,000.
ठीक है। अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। द सेल ऑफ गुड्स दैट इज 21,000 इज द रेवेन्यू। द फर्म ऑल्सो ऑन इंटरेस्ट ऑफ 2,000, फर्म को इंटरेस्ट मिला है 2,000 पे फिक्स डिपॉजिट पे। ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ठीक है। Thus income revenue plus other income plus minus expenses. So income is equals to what? Revenue plus other income minus expenses. Look at here, 21,000 plus 2,000 minus 5,000 is equals to what? 8,000. तो यदि हम इनकम की बात करें तो 8,000 है, और यदि प्रॉफिट की बात करें तो कितना है? इट इज 6,000, और यदि गेन की बात करें तो इट इज 2,000, ठीक है। प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो प्योर बिजनेस ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड जो प्रॉफिट अर्न करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन से जो अर्न हो रहा है दैट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, that is the activities carried transactions out by the enterprises to earn the profit, that is sale of goods and or rendering of services। Continuing the previous example, प्रॉफिट मतलब क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड और सर्विसेज रेंडर्ड। प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, मतलब प्रॉफिट क्या होता है? जो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स एंड और सर्विसेज रेंडर्ड एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? दैट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। अभी शॉर्ट में समझते हैं कि जैसे सपोज आपने क्या करा था? मोबाइल फोन खरीदा था 50,000 का, उसको दुकान तक लाने में 2,000 रुपये खर्च करे, तो 2,000 रुपये जो खर्च करे और जो 50,000 रुपये खर्च करे वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज व्हाट? डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू मतलब सेल माइनस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो द डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। If we are talking about net profit is the excess of total revenue। total revenue मतलब दोनों तरह का revenue आ गया, कौन सा? Operating as well as non-operating and other income over the total expenses। Net profit is the profit after deducting total expenses from the revenue and other income। It may also be calculated by deducting indirect expenses and non-operating expenses। Look at here, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डिडक्टिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इन शॉर्ट यदि हम बात करें कि ये फॉर्मूला क्या कहना चाहते हैं भाई नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट? नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो कैसे आएगा बेटा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या कर दो आप? ऐड कर दो अदर रेवेन्यू, क्योंकि ऑपरेटिंग रेवेन्यू तो कहाँ आ चुकी है वाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट। तो अदर रेवेन्यू या अदर इनकम को क्या कर दो? ऐड कर दो, लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सब कौन सी इनकम है बेटा? अदर, ठीक है। माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो क्या आ जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल एंड नेट लॉस डिक्रीजेस इट। ये लाइन आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो कि नेट प्रॉफिट से क्या होता है? कैपिटल इंक्रीज होती है, और नेट लॉस से क्या होता है? कैपिटल डिक्रीज होती है, ठीक है। नाउ लुक एट द गेन। गेन एज वी डिस्कस, गेन इज द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस नॉट बीइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है, किसी और ट्रांजेक्शन की वजह से अर्न हो रहा है, दैट इज गेन, ठीक है। बट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन इंसिडेंटल दैट हो, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड तो है, ठीक है। गेन इज द गेन इज इंक्रीज इन द ऑनर्स इक्विटी। ऑनर की इक्विटी में क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऑनर्स इक्विटी मतलब नथिंग, इट इज कैपिटल। हम कैपिटल की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन अदर देन द बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम द इरेगुलर और नॉन रेकरिंग नेचर। ये किस तरह के होते हैं? इरेगुलर होते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार रिपीट नहीं होते बिजनेस में। स्टार्टिंग डिफरेंटली, इट इज अ प्रॉफिट दैट इज अर्न फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस व्हिच इज आर नॉट द ऑपरेटिंग।
मतलब ये वो प्रॉफिट है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न नहीं हुआ है, अदर देन ऑपरेटिंग हुआ है. Business activities of the business but are incidental to it, such as a gain on sale of land. जैसे आपने क्या करा, 10 लाख की लैंड 12 लाख में सेल की, तो 12 लाख रुपए कैपिटल रिसिट है, बट उस पे जो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ वो क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, लॉस. लॉस को इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है बहुत डिटेल में. लाइक लॉस को ऐसा नहीं कि ब्रॉडर कंसेप्ट है, या लॉस मतलब लॉस, चाहे वो ऑपरेटिंग लॉस हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग लॉस हो. तो लॉस इज अ एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस. अपोजिट ऑफ दिस, लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे, लॉस एज रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंसेस. यदि रेवेन्यू क्या है, कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल रेवेन्यू, तो डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट, लॉस. तो लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू. खर्च ज़्यादा हो जाए और इनकम कम है, तो क्या होएगा, डिफरेंस लॉस होगा. इट डिक्रीजेज द ऑनर्स इक्विटी, मतलब वही ऑनर की इक्विटी, मतलब ऑनर की कैपिटल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. ये लाइन तो चिपका दो बेटा. It is a broad term and includes loss incurred in its operating activities, money or money's worth, loss against which the firm receives the benefit, cash or goods loss in theft, and loss arising from the event of non-recurring nature, that is loss on sale of fixed assets. मतलब लॉस को कोई कैटेगराइज नहीं किया. लॉस मतलब लॉस, चाहे वो ऑपरेटिंग लॉस हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग लॉस हो. नाउ परचेस. परचेस मतलब क्या होएगा बेटा, परचेस ऑफ गुड्स. परचेस मतलब क्या, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल. मतलब हम नॉर्मल रूटीन लैंग्वेज में बोलते हैं, आज हमने ये परचेस किया, वो परचेस किया. ठीक है, हमारे लिए वो शॉपिंग मतलब क्या है, परचेस है. बट बिजनेस के लिए परचेस मतलब क्या होता है, परचेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, रीसेल. ठीक है. जैसे लाइक क्या करा, आपने मोबाइल फोन खरीदा तो आप परचेज वर्ड यूज करोगे, बट आपने फर्नीचर खरीदा है बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो असेट्स है, तो फिर फर्नीचर वर्ड यूज करोगे, फिर परचेज वर्ड यूज नहीं करोगे. टेक केयर ऑफ दिस कि परचेज कहाँ वर्ड यूज करना है. गुड से तो परचेज वर्ड यूज करो, अदर देन गुड से तो उसी असेट्स का नाम यूज करो. अब इट इंक्लूड्स व्हाट, कैश प्लस क्रेडिट परचेज. कैश प्लस क्रेडिट परचेज. आप गुड्स उधार भी खरीद सकते हो, कैश में भी खरीद सकते हो, बट इट विल कम्स अंडर विच कैटेगरी, परचेज. ठीक है. तो परचेज इंक्लूड्स व्हाट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स. रॉ मटेरियल भी खरीद सकते हो, क्योंकि यदि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो क्या करोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे. और परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल बोथ फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट. इतना भी लिखा तो इनफ है, क्योंकि ये रिपीट ही है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न क्या होता है, whatever the goods you purchase, if you return due to some reason. ठीक है. परचेज रिटर्न क्या होता है, गुड्स परचेज if it is returned to the supplier, then it is called what, purchase return. क्या कहलाएगा आपका, परचेज रिटर्न. another name of purchase return is what, return outward. return outward मतलब आपने शॉप पे लेकर आए थे, खरीद के लाए थे, और फिर वापस भेज दिया, तो आउट हो गया ना, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, रिटर्न आउटवर्ड. अब सेल्स क्या होता है, सेल्स. सेल्स मतलब वही, सेल ऑफ गुड्स. सेल ऑफ गुड्स बोथ कैश प्लस क्रेडिट. अब सेल्स दोनों इंक्लूड करेंगे हम. क्या करेंगे, कैश में सेल्स किया है तो भी, और क्रेडिट में सेल्स किया है तो भी. राइट. नेक्स्ट क्या है, सपोज आपने क्या करा, गुड्स मोबाइल फोन सेल किया, तो आप सेल वर्ड यूज करोगे. बट आपने क्या करा, अपनी दुकान का फर्नीचर बेच दिया, बिकॉज कुछ कारण से कुछ खराब हो गया, तो आप फर्नीचर वर्ड यूज करोगे, फिर सेल वर्ड यूज नहीं करोगे. टेक केयर ऑफ दिस. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज व्हाट, सेल्स रिटर्न. whatever the goods you sold, if it is returned by the customer, then it is called what, sales return. सेल्स रिटर्न का अनदर नेम क्या है, रिटर्न इनवर्ड. सेल्स रिटर्न को क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड. ठीक है. क्योंकि आपकी दुकान में फिर से आ गया गुड्स, तो क्या कहलाएगा, रिटर्न इनवर्ड. रिमेंबर दिस सिनोनिम. तो सेल्स रिटर्न इज द रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेसर्स, और द आर टर्म एज अ सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड. Now the another important terminology, that is revenue from operation.
अब ऐसे समझाने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया ना बेटा रेवेन्यू, और हमने कौन सा रेवेन्यू डिस्कस किया, ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। यदि आप क्या करो, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो तो डिफरेंस क्या कहलाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और यदि क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे रखा है और सेल्स रिटर्न भी दे रखा है तो फिर सेल्स रिटर्न माइनस मत करना बेटा, ठीक है, बिकॉज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नेट सेल्स। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू योर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब सेल ऑफ फोन, फीस रिसीव बाय स्कूल, ठीक है, स्कूल को जो फीस रिसीव्ड होती है दैट इज रेवेन्यू ऑफ स्कूल, ठीक है। हम जो मोबाइल फोन सेल कर रहे हैं दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो वही अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, revenue from operation is the amount received or receivable from the sale of goods and or services rendered or both. It is shown at the net amount that is net of return. Net amount मतलब वही है sales minus sales return, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है गुड्स। गुड्स क्या होता है, गुड्स मतलब विच इज परचेज फॉर रीसेल। गुड्स क्यों खरीदे, रीसेल करने के लिए, या तो आप मैन्युफैक्चर करोगे या आप क्या करोगे, खरीद के बेचोगे, दैट इज कॉल्ड गुड्स, ठीक है। So in the context of the purchase, goods means what? Goods purchased for resale. The most important word is what? Purchase for resale. और रॉ मटेरियल परचेज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, या रॉ मटेरियल खरीदा मैन्युफैक्चर करने के लिए तो दैट इज ऑल्सो गुड्स। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेल्स, गुड्स मीन सेल ऑफ गुड्स ट्रेडेड। सेल्स में हम सेल्स सिर्फ किसको मानते हैं, सेल ऑफ गुड्स, उसके अलावा कुछ भी सेल करोगे तो उसको सेल नहीं लिखोगे बेटा। जब आप जर्नल एंट्री करोगे तब ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या करोगे, फर्नीचर सेल तो फिर सेल लिख दोगे, ठीक है। हाँ, फर्नीचर की दुकान है और फर्नीचर आपके लिए गुड्स है और उसको फिर यदि आप सेल कर रहे हो तो दैट इज सेल्स, फाइन। नाउ गुड्स आर आइटम ऑफ द ट्रेड दैट आर परचेज और मैन्युफैक्चर्स टू बी सोल्ड। मतलब कुछ वो आइटम्स है जो आपने परचेज किया है बट क्यों किया है, सेल करने के लिए, या मैन्युफैक्चर किया है पर क्यों किया है, सेल करने के लिए। The terms applies to all the items making up the sales or purchase of a business। इसमें सारी आइटम्स इंक्लूड हो जाएगी जो कि क्या करती है, मेकिंग अप द सेल्स और परचेस ऑफ बिजनेस। स्टार्टिंग डिफरेंटली, दे आर द स्टॉक इन ट्रेड। मतलब ये क्या है, दे आर स्टॉक इन ट्रेड of an enterprise, purchase or manufactures with the purpose of selling. For an enterprise dealing in the home appliances such as TV, stationery is a goods, fridge, AC, etc. are goods, ठीक है। Now next examples लिख देना, it is like good to explain through example। स्टॉक क्या होता है, जो अनसोल्ड रह जाए गुड्स वो क्या कहलाएगा, आपका स्टॉक कहलाएगा। जैसे आपकी दुकान में रात को अपने दुकान क्या करा, क्लोज करा, ठीक है, तो वॉट एवर इज अनसोल्ड दैट इज कॉल्ड वॉट, स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक इज अ करंट असेट्स। स्टॉक क्या होगा, ऑफ कोर्स करंट असेट्स होगा क्योंकि आप उसको बेचोगे तो क्या होएगा, कैश में कन्वर्ट हो ही जाएगा। और हमने करंट असेट्स क्या पढ़ा था, विच कैन बी कन्वर्टेड इन कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year, दैट इज कॉल्ड वॉट, करंट असेट्स। तो स्टॉक या इन्वेंट्रीज ऑफ करंट असेट्स हेल्ड बाय एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल। अब स्टॉक होता क्यों, सेल करने के लिए, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब मेन कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स मीन फॉर सेल। या तो आप क्या कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए, लाइक रॉ मटेरियल, ठीक है। अब स्टॉक को फिर क्लासीफाई किया एज अ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो जो 31 मार्च को आपके पास दुकान में स्टॉक था दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, 1 अप्रैल को वही स्टॉक क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो स्टॉक मीन्स गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, जो अनसोल्ड रह गया है दैट इज स्टॉक। और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, यदि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वॉट एवर द रॉ मटेरियल लेफ्ट विथ यू, योर वर्क इन प्रोग्रेस विथ यू, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड इन द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के बिगनिंग में जो स्टॉक होता है वो क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। इन अदर वर्ड इट इज द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, जो पिछले साल आपके पास रह गया था स्टॉक, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक।
Closing stock is the stock in hand at the end of the current accounting period. Stock or inventory may be of the following kinds: stock or inventory of goods. Stock, goods or inventory in case of trading concerns comprises a stock of goods remaining unsold. वही unsold बार बार लिख रहे हैं, ठीक है, तो याद रखना stock is nothing, it is what the goods held with you, that is not that is unsold. In case of manufacturing concerns it comprises processed goods. यदि manufacturing concerns है तो processed goods भी क्या है, stock है. Manufacturing for the purpose of sale, it is valued, most important बेटा, most important, जो कि आपको लास्ट चैप्टर तक भी काम आना है, ठीक है, लास्ट चैप्टर में भी काम आना है. It is valued at cost or net realizable value whichever is lower. कॉस्ट स्टॉक को कौन सी वैल्यू पे लिखें, तो आपके पास दो वैल्यू होगी, एक कॉस्ट वैल्यू होगी, एक मार्केट वैल्यू होगी. मार्केट वैल्यू को नेट रिलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं. तो मार्केट वैल्यू या नेट रिलाइजेबल वैल्यू जो दोनों में से कम हो, जो दोनों में से कम हो उस पर आप क्या करोगे, स्टॉक को वैल्यूड करोगे, ठीक है. लुक एट हियर अगेन, इट इज वैल्यूड. ये एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बनता है बेटा. और it is because of prudence concept that is given in third chapter that we will discuss, ठीक है. ये prudence concept की वजह से होता है. It is valued at a cost or net realizable value मतलब market value whichever is lower, जो दोनों में से कम हो उस पर हम स्टॉक को क्या करेंगे, वैल्यूड करेंगे. Stock or inventory of raw material, it comprises the stock of raw material used for manufacturing of goods lying unused. For example, stock of cloth to be used for stitching shirt, it is valued at the cost or net realizable value whichever is lower. Work in progress, आप आपकी दुकान कौन सी है, यहाँ पे स्टिचिंग की है, कपड़ों की है, कपड़े बनाने की, तो सपोज शर्ट्स बन रही है बट कंप्लीट नहीं हुई है, तो दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस. दैट इज द स्टॉक दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फिनिश्ड, मतलब जो फिनिश होने वाला है, फिनिश हुआ नहीं है, ठीक है. दे आर पार्टली फिनिश्ड गुड्स, इट इज वैल्यूड एट एन एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट दैट इज पावर फ्यूल एक्सेट्रा. अब वर्क इन प्रोग्रेस में क्या कर दोगे आप, रॉ मटेरियल की कॉस्ट और जो दूसरी कॉस्ट है उन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है. नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे प्योर बिजनेस की, ट्रेड की बात कर रहे हैं, उससे जो पैसे मिलने वाले हैं वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रेड रिसीवेबल. जैसे आपका कोई फ्रेंड आया, उसने मोबाइल फोन उधार मांगा, ठीक है, आपने उसको उधार सेल कर दिया मोबाइल फोन, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल. उससे आपको पैसे मिलना बाकी है, और वो पैसे मिलना जो बाकी है दैट इज योर करंट असेट्स, ठीक है. तो ट्रेड रिसीवेबल अराइजेस आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ क्रेडिट sales of goods, out of credit sales of goods and services. यदि आप क्या करोगे, उधार गुड्स या सर्विसेज बेचोगे तो क्या क्रिएट होगा, आपका ट्रेड रिसीवेबल. और यदि ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, ठीक है. इसको काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल इज द पार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, टू टर्म्स दैट इज डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, ठीक है. नाउ गो थ्रू द डिटेल. ट्रेड रिसीवेबल मीन्स अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. इसके अलावा आपने कुछ बेचा है उधार, तो वो ट्रेड रिसीवेबल नहीं कहलाएगा. जैसे आपने क्या करा, आपकी दुकान का फर्नीचर किसी फ्रेंड को उधार बेच दिया, तो वो उससे पैसे लेना तो बाकी है लेकिन वो ट्रेड नहीं है, ठीक है. आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है. क्या आप हर रोज उठा के फर्नीचर बेच देते हो क्या, नहीं ना, ठीक है. हाँ, फर्नीचर की दुकान हो तो बात अलग है, फाइन. So it is the amount receivable against sale of goods or services or both in the ordinary course of business. Trade receivable is the sum total of debtors and bills receivable. As I mentioned here, debtor is a person or entity. Entity भी हो सकता है, मतलब आप किसी बिजनेस से भी तो डील कर सकते हो. To whom goods are sold
एंड और सर्विसेज आर रेंटेड ऑन द क्रेडिट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज इंपॉर्टेंट. अदर देन दैट दे आर नॉट कॉल्ड डेटर्स. बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल इज द एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम अ डेटर्स. मतलब हम डेटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब डेटर क्या करता है? एक बिल एक्सेप्ट करता है. इन दैट सिचुएशन हम उस बिल को जाके क्या करवा सकते हैं? बैंक में इन कैश करवा सकते हैं यदि हमको पैसों की जरूरत पड़ जाए इन बिटवीन. मान लो हमने मोटो को जो मोबाइल फोन सेल किया था वो 3 महीने की क्रेडिट पे सेल किया था, तो 3 महीने में पैसों की जरूरत पड़ गई तो हम क्या करवा सकते हैं? बिल्स रिसीवेबल के बेसिस पे इन कैश करवा सकते हैं. नाउ ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल क्या होता है? अपोजिट ऑफ दिस. ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल अराइजेस आउट ऑफ व्हाट? क्रेडिट परचेस. आप क्या करोगे? क्रेडिट परचेस करोगे तो आपकी ट्रेड पेबल अराइज होंगे. एंड ट्रेड पेबल कंसिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रेड पेबल. अब वही क्रेडिटर्स कहाँ किस में रिप्लेस हो सकते हैं? बिल्स पेबल में रिप्लेस हो सकते हैं. नाउ गो थ्रू द डिटेल. Trade payable is the amount payable to the for the purchase of goods or services or bought taken in the normal course of business. Again, normal course of business is important. Other than that, they are not called creditors. Okay. The creditor is a person or entity to whom amount is payable against the purchase of goods or services availed or bought in the normal course of business. ठीक है, creditors कैसे arise होंगे? Due to what? Credit purchase of goods. मैंने क्या करा? मान लो शिनचैन से गुड्स खरीदे उधार. अब गुड्स उधार खरीदे शिनचैन से तो शिनचैन क्या हो जाएगा? मेरा क्रेडिटर हो जाएगा. क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार. नाउ कॉस्ट. कॉस्ट क्या होता है बेटा? कॉस्ट इज द एक्सपेंसेस ऑफ परचेसिंग एंड और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. अभी देखो हमने 50,000 का मोबाइल खरीदा था, उस पर 2,000 क्या करे थे? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पे किए थे. तो कॉस्ट कितनी पड़ी हमको मोबाइल फोन की? 52,000. तो 52,000 इज द कॉस्ट. और यदि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो जितनी भी कॉस्ट इंसिडेंटल टू दैट मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कॉस्ट. ठीक है, जैसे लाइक रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और सपोज फैक्ट्री रेंट, पावर एंड फ्यूल लग रहा है, वेजेस पे कर रहे हो, तो ये सब क्या होगा? कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा. तो इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूट टू अ स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी. नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज वाउचर. वाउचर क्या होता है? वाउचर इज द एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन. इतना याद रखो, बहुत है. जस्ट थिंक अबाउट, यदि आप कुछ परचेज करने जाते हो, कुछ शॉपिंग करने जाते हो, तो आपको क्या मिलता है? कैश मेमो मिलता है. ठीक है, जिसको आप बिल बोलते हो, बट अकाउंट्स की टर्म में उसको बिल नहीं बोलते, कैश मेमो बोलते हैं. ठीक है, तो दैट इज व्हाट? वाउचर. आपके पास एविडेंस है कि आपने इस दुकान से खरीदा था. ठीक है, गुड्स. तो वाउचर इज ऑफ टू टाइप, सोर्स वाउचर एंड अकाउंटिंग वाउचर. सोर्स वाउचर क्या होता है? सोर्स वाउचर मतलब जो इट इज एन एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन. बिजनेस ट्रांजेक्शन का एविडेंस है. एग्जाम्पल्स दे रखे. देखो, आप फीस पे करते हो तो आपको रिसिप्ट मिलती है कि नहीं? दैट इज ऑल्सो वाउचर फॉर स्कूल. ठीक है, अब सोर्स वाउचर के बेसिस पे क्या किया जाता है? अकाउंटिंग वाउचर्स बनाए जाते हैं. अकाउंटिंग वाउचर से क्या डिसाइड होता है कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा. ठीक है, तो वाउचर्स आर द सोर्स ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग वाउचर्स. सोर्स वाउचर इज द बेस्ट फॉर अकाउंटिंग वाउचर. मतलब जो हमारा अकाउंटेंट है वो क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, वो किसके बेसिस पे करेगा? सोर्स वाउचर के बेसिस पे करेगा. Now the next important term, most important term I must say, that is discount. Discount हम समझते हैं बेटा. डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यदि कुछ क्या मिल जाए, कोई लॉलीपॉप मिल जाए, लाइक कुछ ऑफर मिल जाए और डिस्काउंट, खुश हो जाओ. ठीक है, तो दैट इज व्हाट? रिडक्शन. रिडक्शन इन द सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर. या फिर क्या हो रहा है? कस्टमर से जो पैसे मिलने वाले हैं उसमें आपने कुछ रिडक्शन कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट. By the enterprises or from the purchase value of the goods or the amount payable to the seller by the enterprises. Up discount is also divided in three category: trade discount, cash discount and rebate. तीन कैटेगरी होती है. अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज व्हाट? ये लॉलीपॉप क्यों दी जाती है भैया? ताकि आप बल्क में क्या करो? परचेस करो. बल्क क्वांटिटी या स्पेसिफिक क्वांटिटी में क्या कर रहे हो? आप गुड्स परचेस कर रहे हो, तो
सेलर विल ऑफर यू व्हाट, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? It is specifically given to whom only? Those who are giving certain quantity of goods या certain amount of goods. ऑर्डर कितने का दे रहे हैं? जैसे हमने एक लिमिट लगा दी कि आप 1 लाख रुपए का ऑर्डर दोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो यदि 1 लाख से कम का ऑर्डर दिया है तो फिर ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। बट 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा का ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन यू कैन अवेल ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, इज नॉट रिकॉर्डेड। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है बेटा। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, बट शो जरूर करते हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं करते, लाइक डेबिट क्रेडिट नहीं करते, ठीक है। सी, ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन अलाउड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सी, ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द प्राइसेस बाय द सेलर टू द परचेसर ऑफ द गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ द सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू, ठीक है। मतलब गुड्स क्या होना चाहिए, सर्टेन क्वांटिटी या वैल्यू का होना चाहिए, देन ओनली दे कैन अवेल व्हाट, ट्रेड डिस्काउंट। सेल्स आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू, जैसे हमने क्या करा, 1 लाख पे 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो एट व्हाट वैल्यू बायर एंड सेलर विल रिकॉर्ड इट, परचेसर भी क्या, बायर भी क्या करेगा, परचेस कितने का मानेगा, 90,000 का, और सेल्स भी कितने का होगा, 90,000 का। मतलब बोथ बायर एंड सेलर रिकॉर्ड दिस एज अ परचेस और सेल्स, ठीक है, ऑफ रुपीज 90,000, नॉट ऑफ रुपीज 1 लाख, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, गुड्स ऑफ द सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू, इतने का ऑर्डर दोगे तो मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। उससे कम का यदि ऑर्डर प्लेस किया तो यू विल नॉट अवेल ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, कैश पेमेंट करने पे, ठीक है। यदि आप क्या कर दो, टाइमली कैश पे कर दो तो यू कैन अवेल व्हाट, कैश डिस्काउंट। अब अनदर लॉलीपॉप, कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाए, ताकि आप प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दो। प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दोगे तो बिजनेस को क्या फायदा होगा, बिजनेस का पैसा डूबने से बच जाएगा। एक मतलब जो बिजनेसमैन है, जो सेलर है, उसकी नींद खराब नहीं होगी, उसको ये नहीं लगेगा अरे यार उससे पैसे नहीं मिले तो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सोचने में नहीं आएगा, दैट्स वाई कैश डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय सेलर। अब कैश डिस्काउंट जो है, जिसने ऑफर दिया है उसके लिए वो डिस्काउंट अलाउड है, और जिसको मिला है उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो जिसने अलाउड किया करा है उसके लिए एक्सपेंसेस है, राइट, एक्सपेंसेस है तो क्या करेगा, डेबिट करेगा। और जिसको रिसीव हुआ है वो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। और डेबिट क्रेडिट रूल्स जब समझ लेंगे तब ये और क्लियर हो जाएगा, फिलहाल ऐसे ही सुपरफिशियल समझ लो। कैश डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द अमाउंट पेबल और रिसीवेबल बिकॉज ऑफ द पेमेंट being received paid as is agreed. Cash discount is the discount allowed for the payment due amount as is agreed. It is an expenses for the party. मतलब ये क्या है, एक्सपेंसेस है किसके लिए, सेलर के लिए। अलाउिंग द डिस्काउंट एंड इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग द कैश डिस्काउंट, जिसको मिल रहा है उसके लिए क्या है, फायदा है, ठीक है, इनकम है। और जो ऑफर कर रहा है उसके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बोथ द बायर एंड सेलर, दोनों रिकॉर्ड करेंगे भाई, क्योंकि एक के लिए एक्सपेंसेस है, एक के लिए क्या है, इनकम है, तो दोनों रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नाउ द रिबेट, रिबेट क्या होता है, दिस इज आफ्टर सेल्स डिस्काउंट। आफ्टर सेल्स डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि सेल्स तो कर चुके हो, उसके बाद कुछ ऑफर दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड रिबेट। अनदर लॉलीपॉप, जैसे सपोज आपने कोई ड्रेस खरीदा, सपोज वो डिफेक्टिव आ गया, एक छोटा सा होल आ गया उसमें, नाउ यू वांट टू एक्सचेंज इट, ठीक है। तो क्या करेगा, सेलर बोलेगा यार छोटा सा तो होल है, चलो 1,000 रुपए का और डिस्काउंट दे देते, ठीक है, रिबेट दे देते। तो वो डिस्काउंट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रिबेट। तो रिबेट क्यों ऑफर की जाती है, आफ्टर सेल्स ऑफर की जाती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, या तो क्या हुआ, गुड्स डिफेक्टिव है, या फिर क्या है, गुड्स डिफेक्टिव नहीं भी है, बट आपने क्या करा, ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स भेज दिया, तो इन दैट सिचुएशन आप रिटर्न नहीं लोगे गुड्स, और डिस्काउंट ऑफर कर दोगे, तो बायर खुश खुश हो जाएगा तो रख लेगा, राइट, ठीक है। तो रिबेट देखो क्या होता है, रिबेट इज अ रिडक्शन अलाउड इन द सेल्स वैल्यू due to poor quality, excess supply, etc. Rebate is the discount allowed by the seller of the goods to the purchasers for the reason other than which trade discount or cash discount is allowed. It is allowed after sales has been met. मतलब अदर देन ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट कोई और डिस्काउंट दिया जा रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, रिबेट।
For example, discount allowed for the poor quality of goods, it is recorded in the books of accounts of the both seller and buyer. दोनों रिकॉर्ड करेंगे भाई. सेलर के लिए क्या है एक्सपेंसेस है, बायर के लिए क्या है इनकम है. फाइन. नाउ नेक्स्ट वन इज बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स मतलब वो अमाउंट है जो कि रिकवर नहीं हो सकता है, नॉट रिकवरेबल. बस इतना भी समझ लो बहुत है. मोटू को हमने गुड्स सोल्ड किया था, मान लो मोटू हमको 2,000 रुपये नहीं देगा, 10,000 लेने थे, 2,000 नहीं देगा और उम्मीद भी नहीं है मिलने की. ठीक है, उम्मीद भी नहीं है मिलने की. इन दैट सिचुएशन दैट 2,000 इज कंसिडर्ड एज अ बैड डेब्ट्स. बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. याद रखना ये क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है बेटा. दिस इज अ स्टेटमेंट. ठीक है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन. ये क्या शो करता है? फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है बैलेंस शीट ऑफ एन इंडिविजुअल्स और द एंटरप्राइज एट द गिवन डेट, विच शोज द असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिजर्व्स एंड अदर्स. इसमें क्या क्या लिखा होता है? असेट्स होती है, लायबिलिटीज होती है, कैपिटल होता है, रिजर्व होता है और अदर असेट्स वगैरह या दूसरे प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एक्सपेंसेस वगैरह मेंशन होते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज बुक वैल्यू. बुक वैल्यू मतलब क्या होता है? विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक. मतलब जो बुक में वैल्यू शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बुक वैल्यू. जैसे बुक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ असेट्स एज द एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन. कॉस्ट में से डेप्रिशिएशन माइनस कर दो तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? बुक वैल्यू. यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट लेस डेप्रिशिएशन. जैसे आपने क्या करा, 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, उसमें 10% डेप्रिशिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 10,000 माइनस कर दो तो बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितनी हो जाएगी? 90,000. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू. बुक ऑफ अकाउंट क्या होता है? जिसमें क्या करे जाते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट आर रिकॉर्डेड. ठीक है, thereafter posted they includes journal and ledger. books of account क्या होती है? दो चीजें होती है, that is what? journal and ledger. क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट इज अ साइड. ठीक है, दो साइड्स होती है अकाउंट्स में, वन इज अ डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट. डेबिट साइड कौन सी होती है? लेफ्ट हैंड साइड इज अ डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज अ क्रेडिट साइड. An account has a two parts, that is debit and credit. Credit is the right side of an account. Credit जो है वो right side होता है और debit जो होता है वो left side होता है. If an account is to be credited, then the entry is posted to the credit of the account. ये आपको लेजर में काम आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में ही नहीं आता जो कि. ठीक है, समटाइम कि क्या करना क्या है एक्चुअल में, पोस्टिंग कैसे करनी है. तो जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट साइड पे लिखो, जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट साइड पे लिखो while doing posting. ठीक है, an account has a two parts, that is debit and credit. The left side of is the debit side. जो लेफ्ट साइड होगा वो डेबिट साइड होगा while the right side is the credit side. If an account is to be debited, then the entry is posted to the debit of the account. Depreciation क्या होता है? Depreciation is fall in the value of assets due to what? Fall in the value of assets due to uses, due to accident, due to effects of time, due to obsolescence. इन सब कारणों से जो भी क्या हुआ है, फिक्स्ड assets की वैल्यू में कमी आई है, that is called depreciation. Fall in the value of fixed assets. Most important word fixed assets की बात कर रहे हैं बेटा, not other than that. Next one is entry. अब entry क्या होता है? Transactions and events when recorded in the books of accounts is known as an entry. एंट्री करना मतलब कि आपने कुछ सोल्ड किया, एंट्री करो, तो वो क्या कहलाएगा? जब उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एंट्री. नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? दोज हु आर नॉट एबल टू पे डेप्ट. इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गया, पैसे नहीं पे कर पाएगा. ठीक है, इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और द एंटरप्राइजेस विच इज नॉट इन द पोजीशन टू पे इट्स डेप्ट्स. डेप्ट्स मतलब उधारी बेटा. सॉल्वेंट क्या होता है? दोज हु आर एबल टू पे डेप्ट. फिर प्रोप्राइटर क्या होता है? ओनर होता है प्रोप्राइटर्स. द पर्सन हु इन्वेस्ट अमाउंट इन द बिजनेस एंड बियर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट क्या होता है? आफ्टर मतलब डूइंग जर्नल एंट्री एंड लेजर वी प्रिपेयर व्हाट? फाइनल अकाउंट. एंड फाइनल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. ठीक है, in the beginning we have some terminology that we are going to discuss now. ठीक है, अब आपके लिए वो टर्मिनोलॉजी समझना बहुत आसान है. सी,
एंटिटी क्या होता है? एंटिटी मतलब बिजनेस, लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री, अडानी एक्सेट्रा। तो इन इकोनॉमिक यूनिट, एंटिटी क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक यूनिट होता है जो पैसा कमाने के लिए काम करे, राइट? या नॉन बिजनेस भी हो सकता है, विच में भी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। इकोनॉमिक यूनिट है जो कि बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। एंड एंटिटी इज अ यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब विच डील्स इन द मनी, मनी टर्म्स वगैरह में क्या करते हैं हम? डील करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए काम करते हैं। A business entity means an enterprise is established in accordance with law to engage in the business activities like Reliance Industries Limited, Bajaj, ITC, etc. नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होता है? बिजनेस तो है लेकिन पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, ठीक है? पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है तो दैट इज कॉल्ड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स वगैरह, बिजनेस तो है लेकिन प्रॉफिट अर्न करना इनका उद्देश्य नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए, ठीक है? ट्रांजेक्शन सिर्फ वही रिकॉर्ड कर सकते हैं दैट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट अदर देन दैट, ठीक है? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज ऑफ द मनी, गुड्स और सर्विसेज। मतलब आप क्या कर रहे हो? या तो मनी का एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स, ठीक है, या सर्विसेज। तो वो क्या कहलाएगा आपका? बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, or the economic event entered into by two parties that initiate the accounting process of recording it in the books of account of an enterprise। मतलब जो क्या करते हैं? इनिशिएट करते बिजनेस ट्रांजेक्शन को। इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस्ड इन द मनी टर्म्स। ये फाइनेंशियल इवेंट होता है जो कि कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? इन मनी टर्म्स एक्सप्रेस किया जाता है, विच ब्रिंग्स चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। जिससे क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है एंटरप्राइज की। जैसे अमृत को हमने गुड्स सोल्ड किया 10,000 टू द गुरमान, इट इज ट्रांजेक्शन फॉर बोथ अमृत एंड गुरमान। अनदर एग्जाम्पल्स और दे रखे, लाइक रिसिप्ट फ्रॉम द डेटर्स, पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरीज एक्सेट्रा। ऑल दिस आर व्हाट? एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस क्या होता है? It is a financial value. It can be measured in terms of money. It is supported by an evidence. Evidence मतलब voucher, जैसे source voucher होते हैं, like invoice, purchase invoice, agreement, etc. It brings in the financial position. इससे क्या होता है? Financial position में change आता है, like assets and liabilities में changes आता है। It has twofold effect in the accounting, that is debit and credit. Every transaction have two effect, minimum two effect, debit and credit. Every debit has a credit. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की यदि रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट करें तो एक होता है इंटरनल ट्रांजेक्शन, दूसरा होता है इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। जो आप क्या कर रहे हो? विद इन द बिजनेस कर रहे हो, लाइक आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट की, इंटरनल ट्रांजेक्शन है, दो पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है, इंटरनल ट्रांजेक्शन है। डेप्रिसिएशन लगाया, इंटरनल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि आपने उसमें किसी और व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं किया, किसी को पे नहीं किया या पे करना बाकी नहीं है, इंटरनल ट्रांजेक्शन है, ठीक है? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस कौन से होते हैं? विच इज रिलेटेड टू व्हाट? आउटसाइडर्स, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। अब मोड ऑफ सेटलमेंट क्या होता है? दो तरीके से मोड ऑफ सेटलमेंट हो सकता है, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन, इमीडिएटली पेमेंट किया है तो कैश ट्रांजेक्शन, या इमीडिएटली रिसीव हुआ है तो कैश ट्रांजेक्शन, उधार किया है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन अंडर दैट हेड। जैसे कि क्या? राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, सेल्स का अकाउंट, परचेज का अकाउंट, मतलब अलग अलग क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया, बाइफिकेशन कर दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? अकाउंट। द अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन अंडर दैट हेड। ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है? एक पर्टिकुलर हेड के अंदर रिकॉर्ड करना है, दैट इज कॉल्ड अकाउंट, ठीक है? It is the record of the transactions like both cash and credit under a particular head of account, say sales, purchase, salaries, telephone, electricity, expenses, akhil, etc. Or a particular head, say assets or liability. It shows the amount of transaction and also their effect and direction. ये क्या शो करता है? Amount of transaction और उसका effect क्या होगा, direction क्या होगा, वो शो करता है। That's all about this chapter, ठीक है? Try to solve the MCQ and question based on this chapter, ठीक है? You will definitely able to solve this, ठीक है? Now, next we will start accounting equation, and first we will focus on the concept. On the basis of concept, dear students, you are able to solve maximum question of your book, ठीक है?
So first we will focus on the concept, then we will solve some questions. Okay. Okay, have a nice day. See you.